में बनारस में संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया। फाइनली पहुंच गए अपने रोड पे। जोनाथन डंकन थे। यूपीएससी का एग्जाम आ गया है भाई, पता नहीं क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहे, लेकिन इसके साथ ही ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिन्हें इस पोस्ट पर फिर से अपॉइंट किया जाता है। जनवरी 1805 में एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए, लेकिन उनका सेकेंड टर्म अनइवेंटफुल रहता है क्योंकि अक्टूबर 1805 में इलनेस की वजह से प्रेजेंट यूपी के गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गाजीपुर में ही बैरी किया गया भाई। बस यही सुनना बाकी था, कैसा ऐड सुना। और आज भी यहाँ उनका मौसोलियम मौजूद है। तो दोस्तों, हमने एक और इम्पोर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर को भी कवर कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805 and Lord Hastings 1813 to 1823। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कवर किया था, जो 1793 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं। उनके बाद 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल रहे थे सर जॉन शो, जिनके टाइम पीरियड में कोई खास रोमांचक घटना घटित नहीं होती। और इनके बाद 1798 में गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स में से एक हैं, और इसीलिए इनके बारे में डिटेल में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली एंड हिज पॉलिसी ऑफ वॉर्स। रिचर्ड कॉली वेलेस्ली, जिन्हें मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नर जनरल बनने से पहले ब्रिटिश ट्रेजरी के लॉर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कमिश्नर की ऑफिस होल्ड कर चुके थे, लेकिन इंग्लैंड की पॉलिटिकल लाइफ में वो अपना कुछ खास इंप्रेशन नहीं बना पाए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें अभी तक ऐसा मौका ही नहीं मिला था जहां वो अपनी काबिलियत दिखा पाए। उन्हें ये मौका मिला है जब 1798 में उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल की पोस्ट पर होता है। वेलेस्ली इंडिया में अपने मिशन को लेकर बहुत क्लियर विजन से आए थे। वो कंपनी को इंडिया में सुप्रीम पावर बना देना चाहते थे, उसकी टेरिटरीज को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते थे और सभी इंडियन स्टेट्स को कंपनी के डिपेंडेंट की पोजीशन में ले आना चाहते थे। वेलेस्ली सर जॉन शोर की पीस और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को छोड़कर वॉर की पॉलिसी शुरू करते हैं। उनके अकॉर्डिंग नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी से सिर्फ कंपनी के दुश्मनों को ही फायदा हो सकता था, और उनकी इस फॉरवर्ड पॉलिसी को इंग्लैंड की वॉर मिनिस्ट्री भी सपोर्ट करती है। लॉर्ड वेलेस्ली इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट बहुत ही ऑफेंसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। वो खुद को बंगाल टाइगर कहते थे, जो हमेशा ही शिकार की तलाश में रहता था, और बंगाल के इस टाइगर का पहला शिकार बनते हैं मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ 1799 में होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर की आधी से ज्यादा टेरिटरी पर कंपनी का कब्जा हो जाता है। जो टेरिटरी बचती है उसको वोडियार डायनेस्टी के एक माइनर राजा को दे दिया जाता है और उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर ली जाती है। मतलब इनडायरेक्टली पूरा मैसूर ही कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। मैसूर के बाद वेलेस्ली अपना अगला शिकार बनाते हैं मराठास को। उनके साथ 1803 से 1805 के बीच होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के एंड होने पर कंपनी पेशवा के साथ साथ होलकर, सिंधिया और भोसले के साथ भी सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटीज साइन कर लेती है। इसके साथ ही मराठा एम्पायर की टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा भी कंपनी के कब्जे में आ जाता है। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड के दो